एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम साउंड चैप्टर की एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इस सेशन को देखने से पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उसके लिए पहले जाकर इस चैप्टर को पूरा पढ़ के आओ। इस चैप्टर की जो वीडियो है वो चैनल पर डल चुकी है पहले से ही। तो अब हम बिना किसी देरी के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो क्या है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, साउंड क्या है, ठीक है, और उसको वो कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। चैप्टर का नाम ही साउंड है, हमें पता है साउंड क्या होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और प्रोड्यूस कैसे होती है साउंड, वाइब्रेशंस के थ्रू। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो हम एग्जाम में किस तरीके से लिख के आएंगे, देखो 1 मार्क का आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, जो हियरिंग के सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये भी बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ही। बिना मीडियम के, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो साउंड वेव है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। हमने देखा था जैसे लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट आपके वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, बट साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था क्लास के अंदर, जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक जार लिया था जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल रख दी थी, जिसका इलेक्ट्रिकली सेल बैटरी के थ्रू कनेक्शन कर दिया था। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्योंकि अभी वहां पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यानी कि मीडियम है, तो इस वजह से हमें उस इलेक्ट्रिक बेल की साउंड सुनाई दे रही थी। बट जैसे ही हमने उस जार के साथ वैक्यूम पंप को लगाया, अटैच किया, और वैक्यूम पंप के थ्रू जैसे ही हमने सारी की सारी एयर को बाहर निकाल लिया, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना। अब चाहे हमने जैसे ही हमने बटन को ऑन किया, ठीक है, कनेक्शन कंप्लीट हुए, बट फिर भी हमें बेल की साउंड नहीं सुनाई दी। क्यों? क्योंकि वहां पे अब एयर प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि मीडियम ही नहीं है, इसी वजह से हमें साउंड नहीं सुनाई देती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम थ्योरी में किस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ अ सेल, अ स्विच एंड इलेक्ट्रिक बेल अरेंज्ड इनसाइड अ बेल जार। एक जार के अंदर हमने सब कुछ लगाया, उसके साथ ही साथ हमने क्या, एक मेन इक्विपमेंट उसके साथ अटैच किया, इवैक्यूएटिंग पंप, ठीक है, इवैक्यूएटिंग पंप हमने लगाया। द स्विच ऑफ बेल इज प्रेस्ड टू क्लोज्ड, यानी कि हमने सर्किट को क्लोज कर दिया। जैसे ही ऑन किया बटन को तो क्या हुआ, हमें बेल जार में से बेल की साउंड सुनाई दे रही थी, बट जैसे ही पंप से हमने एयर को बाहर निकाला, इवैक्यूएट किया, उसके बाद हमें साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम जंप करने वाले हैं। वाई इज साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस चैप्टर के अंदर हमने 2 टाइप की वेव्स पढ़ी थी, एक थी हमारी ट्रांसवर्स वेव और दूसरी थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, देखो इसको, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग क्या करती है, ट्रैवल करती है। साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो पार्टिकल मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन होती है वेव की, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। विच करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई योर साउंड ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, आपकी फ्रेंड, आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, साउंड आ रही है, आप कैसे पहचानोगे कि ये जो आवाज़ आ रही है ये तो राम की आ रही है, दूसरी वाली आवाज़ जो है वो श्याम की, कैसे पता चलेगा आपको, वो कौन से पार्ट थे। हमने काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़े थे, उसमें से क्वालिटी और टिम्बर, एक ही बात है, क्वालिटी और टिम्बर की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो साउंड आ रही है, पर्टिकुलर साउंड, ये कौन से वाले फ्रेंड की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, क्वालिटी एंड टिम्बर, क्वालिटी एंड टिम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर हियर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर फ्लैश। यानी कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तब क्या होता है, लाइट हमें पहले दिखाई दे जाती है बट उसकी साउंड बाद में आती है। अब इसका तो बहुत ज़्यादा इजी आंसर है, काफ़ी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एयर के अंदर कंपेरेटिवली स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कम होती है और लाइट की स्पीड तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड मानी गई है, तो इसी वजह से हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। तो क्या लिख के आओगे, देखो हम
यहाँ पे वैल्यू भी बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना एयर में वो कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है, जो हमने क्लास में पढ़ा भी था, मैंने आपको वैल्यू बताई थी, ठीक है, एयर मीडियम में एट 0 डिग्री सेल्सियस। वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यही रीजन है कि हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर का हमारा। अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स, हमें वेवलेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है ऑफ साउंड वेव इन द एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। हमें दो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। टेक स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है। तो इसके अंदर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से शो करते हैं, स्पीड को हमने वी से शो कर दिया। तो ये फॉर्मूला को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्या निकालना है हमें, वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन न्यू, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम ढंग से लिखें एक बार तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगी, स्पीड अपॉन में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। अब हमें स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। अपॉन में हमें फ्रीक्वेंसी, पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 20 हर्ट्ज। उसी तरीके से अगर हम निकालेंगे फॉर 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसको हमें क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है फॉर कन्वर्टिंग इनटू हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेम फॉर्मूला, स्पीड कितनी है, सेम है स्पीड, तो स्पीड ऑफ साउंड इज सेम, 344 अपॉन में कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको मेन बेसिक सा फॉर्मूला ये याद होना चाहिए था, आप डायरेक्टली इसको वैल्यू के अंदर पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया है, साउंड, ठीक है, 20 हर्ट्ज, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको गिवन है 344, ठीक है। तो उस तरीके से हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला हमें आता है। तो क्या निकल गया हमारा, फर्स्ट तो 344 अपॉन में 20, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17.2 मीटर्स। इसकी जो वो है ना यूनिट जरूर लिख के आना, ठीक है। वेव लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो उसी तरीके से सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड तो सेम रहेगी, बट यहाँ पे भी फिर से हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, तो क्या आ जाएगा, 344 अपॉन 20,000, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0.0172 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes the end of rod with the stone. Find the ratio of times. आपको टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों का, वेव्स इन एयर एंड एल्यूमिनियम। एयर एंड एल्यूमिनियम के कितना टाइम लग रहा है उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हमें पता है, 346 मीटर पर सेकेंड। अब इसके साथ साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम का भी आपको गिवन है एग्जाम्पल, ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में भी आपसे पूछा है, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है। कितना होता है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको होगा कि ये 6420 कहाँ से आया, तो ये जो वैल्यू है आपके एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल गिवन है, उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स और उसके एग्जाम्पल दे रखे और बता रखा है कि इस मेटल के अंदर कितना स्पीड ऑफ साउंड होगा, ठीक है, इस मेटल के अंदर कितना होगा, तो वहाँ से आपकी ये वैल्यू उठाई गई है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का गिवन होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में आपको ये वैल्यू नहीं गिवन थी, तो कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो हाई चांसेस आपको गिवन होगी, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन हमें लेनी नहीं है, सही है। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है एयर के अंदर भी, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम रॉड भी पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं, देखो क्या देखने वाले हैं हम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, टाइम की।
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका बनता है। इसके लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए जो कि नहीं गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने ना एल्यूमिनियम रोड की क्या कर ली, लेंथ को लेट कर लिया है, लेंथ को क्या कर लिया, लेट एक्स मीटर। ठीक है, जितनी एल्यूमिनियम रोड होगी उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो यहाँ पे हम देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फॉर एयर। एयर के लिए अगर हम टाइम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है x अपॉन में स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी एयर के लिए 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं फॉर एल्यूमिनियम रोड, एल्यूमिनियम रोड के लिए निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, देखो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा x, स्पीड कितनी है 6420 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, हमने इन दोनों की क्या लेनी है, रेशियो लेनी है। इसको थोड़ा सा हम इरेज करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन में 346 अपॉन x अपॉन 6420। ठीक है, इसको लिखेंगे ढंग से तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 346 इंटू यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी 6420 अपॉन में x से x हमारा डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.5। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक बार इसको फिर से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस रेशियो लिया है, सिंपल यहाँ पे हमने रेशियो लिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करते ही ये x से x कट हो जाएगा, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 18.55 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस था ना वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या हमने जो एल्यूमिनियम रॉड ली थी उसका डिस्टेंस हमने x मीटर क्या किया था, एज्यूम किया था, लेट किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी ये वाली जो वैल्यू है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एयर की तो अब तक याद हो ही गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमको गिवन है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है, कितनी दे रखी है, किसी भी सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। पूछा गया है हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। अच्छा, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, देखो 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है वाइब्रेशन, एक मिनट में कितनी वाइब्रेशंस होंगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमसे पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 हर्ट्ज है। ठीक है, उसको हम टाइम से क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू में टाइम कितना गिवन है हमें 60। ठीक है, तो कितना आ गया देखो 60, बस हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। क्लियर। तो हमें ये जो फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का, नंबर ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फ्रीक्वेंसी एंड जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए इसको हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमें गिवन है 100 हर्ट्ज। ठीक है, टाइम टेकन कितना है, 1 मिनट, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 60 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे एक बार फिर से इसको नोट डाउन कर लो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो टाइम पीरियड, टाइम कितना लगा, ठीक है, इनटू में फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे आंसर तो हमारा कितना आ जाएगा, 6000 टाइम्स वाइब्रेशंस होगी यहाँ पे अंदर, इतनी बार ऑसिलेट वो करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का हमारा, डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। बिल्कुल सही, ये हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम लॉज को ये फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन के लॉज। ठीक है, यस इसका आंसर क्या आने वाला है, यस जैसे कि हमने लाइट के लिए पढ़ा था, इंसिडेंट रे जो होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी तरीके से भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के लिए भी सेम रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्लियर, पहला पॉइंट सेम बिल्कुल लाइट के जैसा। सेकंड देखो, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों क्या रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। तो उसी तरीके से साउंड के केस में भी यही सेम लॉ फॉलो होता है। डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट, द डायरेक्शन इन विच द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल और लाई इन अ सेम प्लेन, बिल्कुल लाइट जैसा है। तो इसका आंसर हमने क्या लिख दिया, यस लिख दिया। बट आपको यस के साथ ही खत्म नहीं करना, आपको लॉज लिख के आने हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे लिख के आने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं हमारा,
When a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear the echo sound on the hotter day? क्या आपको जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है उस दिन पे भी आपको echo सुनाई देगा? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है और जो टाइम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई गर्म दिन है तो हीटिंग की वजह से, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ एयर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम कम हो जाएगा यानी कि एको तो सुनाई देगी बट बहुत जल्दी जल्दी सुनाई देगी। ठीक है, कम टाइम में ही हमें एको सुनाई दे जाएगी। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से थ्योरी में इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके आओगे। पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख के आओगे, फिर बताओगे कि टाइम और जो स्पीड है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या करेगा, घटेगा। एज ऑन द होटर डे ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, हेंस द टाइम विल डिक्रीजेज एंड वी कैन हियर द एको सूनर। हमें जल्दी से फास्टली एको सुनाई दे जाएगा क्योंकि टाइम जो है वो क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की तो हमने बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो इसमें से हम कौन कौन सी को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। जैसे कि मेगाफोन्स हमने देखा था। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज इन मेगाफोन, स्टेथोस्कोप के अंदर भी यूज होता है। हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाई एटसेट्रा। इट इज यूज इन स्टेथोस्कोप फॉर हियरिंग पेशेंट्स हार्ट बीट, सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल एंड कर्व। अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सारी एप्लीकेशन एक बार में भी बता सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप 2-3 उठा लो, आप स्टेथोस्कोप उठा लो, ठीक है, मेगाफोन उठा लो, थोड़ा सा डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉइंट बना के लिख सकते हो। पहले लिखो मेगाफोन्स के लिए, फिर लिखो स्टेथोस्कोप के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर कर्व्ड, इसका रीजन बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर के तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स देख के उसको लिखना है। अगर कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली आप पॉइंट्स लिख सकते हो, और ज्यादा मार्क्स का आता है तो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक पॉइंट को उठा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टार। एक टार है जिसकी हाइट आपको गिवन है कितनी, 500 मीटर्स। ठीक है, हाइट दे दी आपको, ये ग्राउंड है मान लेते। यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, एक पॉन्ड है। ठीक है, ये पॉन्ड है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 500 मीटर्स आपको गिवन है टार का डिस्टेंस। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, मान लो आप हो, यहाँ पे आपने स्टोन को उठाया और यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, डिस्टेंस 500 मीटर्स है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, देखो, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। टॉप पे जो इंसान है यानी कि जो आप हो, आपको स्प्लैश की आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी, ये आपसे पूछा गया है। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे दी गई है। डिस्टेंस आपको दे दिया कितना, 500 मीटर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, स्पीड ऑफ साउंड भी आपको दे दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है कितना, 340 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, देखो, S इज इक्वल टू में UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि स्टोन को ड्रॉप करा है तो इनिशियली स्टोन की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U, वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। यहाँ पे हम जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। अब हमें हाफ GT स्क्वायर के अंदर वैल्यू को पुट करना है। T स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें S की वैल्यू दैट इज 500 मीटर हमें गिवन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हम इसको। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, UT प्लस में हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम T है। ठीक है, हाफ GT स्क्वायर, G की वैल्यू हमें गिवन है 10, T की स्क्वायर को एज इट इज, T स्क्वायर को हम एज इट इज T स्क्वायर लिख देंगे, एंड डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 500 मीटर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500/5, दैट इज टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम कितना आ गया है, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद जो स्टोन है वो नीचे हमें मिलेगा। ठीक है, 10 सेकंड लगेंगे स्टोन को पहुंचने में, कहाँ पे, पॉन्ड में पहुंचने में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड को कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए, कितना डिस्टेंस, 500 मीटर्स। तो हमें पता है सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम टू रीच साउंड, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 500 मीटर्स। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
ठीक है, डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको 500 मीटर्स, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी है हमें गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है, देखो यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कर देंगे हम 340 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाइम लगेगा साउंड को पहुंचने में वो कितना आ जाएगा, 500 अपॉन में 340 को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 1.47 मीटर, सॉरी टाइम निकाल रहे हैं ना हम, तो 1.47 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड्स प्लस में 1.47 सेकेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11.47 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल टाइम निकाल लिया ना हमने, देखो 10 सेकेंड तो किसको लगे थे, स्टोन को पहुंचने में, अब 1.47 सेकेंड किसको लगे, साउंड को पहुंचने में लगे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने वाले हैं यहाँ पे। A sound wave travels at the speed of 339 मीटर पर सेकेंड, हमें स्पीड ऑफ साउंड दे दी गई है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, हमें वेवलेंथ की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, व्हाट विल इट बी ऑडिबल और नॉट, ये जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे ये ऑडिबल होगी या नहीं होगी। हमें ऑडिबल रेंज पता है कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अगर हमारी वैल्यू इस रेंज के अंदर आती है तो हम लिखेंगे ऑडिबल है, अगर इससे कम या इससे ज्यादा होती है तो क्या बोलेंगे कि ऑडिबल नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, ठीक है। स्पीड अपॉन में वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, और वेवलेंथ हमें गिवन भी है। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है कितनी है, दे भी रखा है, तो 339 हो जाएगा, और वेवलेंथ हमारी कितनी हो गई, देखो स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड 339, ओके। वेवलेंथ कितनी हमें कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो कितनी हो जाएगी, 0.015, ठीक है। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है, क्या करेंगे, इसको हमने इसका डेसिमल हटाया, क्या बन गया, 339 अपॉन में 15 अपॉन क्या आ गया ये, इसको इसका जो 1000 है डेसिमल हटाने के बाद ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसको 3 से हम जब हम काटेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया सिंपल सॉल्व करने के बाद, इतने हर्ट्ज। अब हमको पता है ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, और ये क्या है 22, यानी कि ये तो ऑडिबल नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट विल नॉट बी ऑडिबल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपका देखने वाले हैं। व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस। तो रिवर्बरेशन हमने पढ़ा था, क्या था, परसिस्टेंस ऑफ साउंड थी। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड कहते हैं। अब इस रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए, ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है ना, इसी की वजह से क्या होती है, रिवर्बरेशन। अब उसको कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो कर्टेन्स लगाए जाते हैं, थिक कर्टेन्स का यूज किया जाता है, सीट्स के ऊपर जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो फाइबर यूज किया जाता है, वो सब क्या होता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये जो कंप्रेस्ड मटेरियल यूज करते हैं ना, यहाँ पे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड्स का यूज किया जाता है फॉर एब्जॉर्बिंग साउंड, थिक कर्टेन्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं हमारा, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड अपॉन। इट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेव का ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दो साउंड वेव्स दूं, एक ये है और एक ये है, ए एंड बी, तो इसमें से अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सी जो साउंड है वो कौन सी साउंड वेव लाउड साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो उतनी ज्यादा लाउड साउंड होती है। यानी कि बी जो साउंड वेव है उसकी लाउडनेस ए से क्या होने वाली है, ज्यादा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे इसको थ्योरी के अंदर हम एक्सप्लेन करके आएंगे, देखो, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। कितना ज्यादा फोर्स लगा के हमने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया है, उसको हिट किया है, उसके ऊपर हमारा एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस, जो लार्ज
जो लाउडर साउंड्स होती हैं वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं एज इट इज एसोसिएटेड विद द हायर एनर्जी, क्योंकि लाउड साउंड्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के आएंगे और वो जो वेव वाला डायग्राम है इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन हाउ बैट यूजेस अल्ट्रासाउंड टू कैच द प्रे। तो बैट क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड्स को भेजते हैं। ठीक है, वो जैसे ही अपने अंदर से क्या निकालेंगे, अल्ट्रासाउंड्स को बाहर निकालेंगे, तो जैसे सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसके ऊपर जाके टकराएगी अल्ट्रासाउंड और फिर क्या करेगी, रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड की ये एप्लीकेशन है आपकी। रिफ्लेक्ट करके वो फिर से बैट के पास आएगी और बैट उसको डिटेक्ट कर लेगा और वो डिस्टेंस को माप सकता है। ठीक है, कि कितनी देर बाद वो रिफ्लेक्ट बैक करके आई है, तो वो डिस्टेंस देख लेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसका प्रे है या फिर ऑब्स्टेकल है। उसको समझ में आ जाएगा कि या तो प्रे है या तो ऑब्स्टेकल है, तो उसको वो इस तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो। बैट सर्चेस आउट इट्स प्रे बाय एमिटिंग डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स वो क्या करता है, रिलीज करता है। द हाई पिच्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, किससे टकराकर, प्रे से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो वो पता लगा लेगा, बैट को पता चल जाएगा कि इतने डिस्टेंस के ऊपर क्या है, हमारा प्रे प्रेजेंट है या फिर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। तो इस तरीके से बैट जो है अल्ट्रासाउंड्स का यूज करके अपने प्रे का पता लगाता है। ठीक है, प्रे मतलब क्या होता है, उसका फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्लीनिंग पर्पस के लिए कैसे यूज किया जाता है। अब जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले कोई भी जो स्पाइरल पाइप्स है, जैसे कोई भी मशीन है जिसके अंदर जो हार्ड टू रीच पार्ट्स होते हैं, जिनको हम हाथ से मैनुअली क्लीन नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऐसे पार्ट्स को क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखेंगे और फिर उसके अंदर हम ये हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करेंगे। अब क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो डर्ट और डस्ट को ये रिमूव करती हुई चलती है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो इसको। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन द पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। स्पाइरल ट्यूब हो गया, ठीक है, ओड शेप्ड पार्ट्स हो गए। अब ये इसको हम क्या करते हैं, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं एंड ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड्स द डस्ट पार्टिकल ग्रीस गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। वो निकल जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड्स को क्लिनिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सोनार क्या था, सोनार की जो एप्लीकेशन थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सबमरीन्स के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द नेविगेशन पर्पस। ठीक है, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं सी बेड के। तो किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखो। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर। इसके पास एक ट्रांसमीटर होता है, शिप के बेस के ऊपर ये अटैच्ड होता है। एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है, ये T फॉर ट्रांसमीटर एंड D फॉर डिटेक्टर। ठीक है, दिस इज ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। ट्रांसमीटर मान लीजिए ये आपका सी बेड है, तो ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अब जैसे ही ये सी बेड के ऊपर टकराएंगी फिर से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक। और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो डिटेक्टर है ना, वो इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करेगा और इनको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, वर्किंग है किसका, सोनार का। तो ये आप थ्योरी भी यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम आप यहाँ पे बना के आएंगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थ्योरी का। ठीक है, यही जो मैंने आपको समझाया यही कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स अ एको आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड बाद एको सुनाई देती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625। हमें निकालनी है स्पीड। क्या निकालना है हमें, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो हमें टाइम भी दे रखा है और हमें स्पीड भी दे रखी है। ठीक है, स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें दे रखा है एंड टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम लिख दिया हमने, 5 सेकेंड टाइम हो गया। और जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 3625 इंटू 2। अब ये बताओ मुझे, मैंने इसको इंटू 2 क्यों किया है, क्योंकि एक बार जाएगी फिर रिफ्लेक्ट बैक करके वापस भी तो आएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस विल बी 7250 अपॉन में 5। ठीक है, क्या किया हमने, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक बार जाएगी फिर वापस आएगी रिफ्लेक्ट बैक करके। तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे लेना है। यही यहाँ पे छोटा सा मेन कॉन्सेप्ट था और सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जंप करने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन द मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड्स। कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं ये मेटल ब्लॉक है।
बिल्कुल बीच में कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, कोई क्रैक है जिसको हमें पता लगाना है। अब हम अंदर का क्रैक नहीं पता लगा पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये है सोर्स है किसका, अल्ट्रासाउंड वेव्स का, यहाँ से अल्ट्रासाउंड हमने भेजी, ठीक है, यहाँ से अगर कोई ऑब्स्टेकल आगे आता है, कोई क्रैक आता है, तो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई क्रैक, कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हम क्या पता लगा सकते हैं, कोई मेटल ब्लॉक के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्ट, कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वहां से हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स का यहाँ पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स, फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। मेटेलिक कंपोनेंट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इन अ बिग स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स। अब उनको हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही रिफ्लेक्शन अगर होती है, वहां पे रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी, तो ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्लो और अ डिफेक्ट को, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव का यहाँ पे यूज है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स। ह्यूमन ईयर की वर्किंग आपसे पूछी गई है, इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो इसके ह्यूमन ईयर के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा आउटर ईयर, ठीक है, दिस इज आउटर ईयर, ये हमारा क्या है, मिडल ईयर, और ये क्या है, हमारा इनर ईयर है, ठीक है, ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये सारे के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये जो बाहरी हमारा कान होता है, ठीक है, इंसान का बाहरी कान, उसको क्या कहते हैं, पिना कहते हैं। इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है, ये स्पेसिफिकली इसलिए क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, साउंड वेव्स को अपने अंदर कलेक्ट करता है, ठीक है। साउंड वेव्स कलेक्ट होकर इसके अंदर जाएंगी, पिना के अंदर, ठीक है। अब ये जो साउंड वेव्स हैं, ये कहाँ स्ट्राइक करेंगी, सबसे पहले ये इस कैनाल को क्या कहा जाता है, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये कहाँ पे जाने वाली है, सबसे पहले ईयर ड्रम के ऊपर जाने वाली है। ईयर ड्रम को ये क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। ये साउंड वेव गई और कहाँ पे स्ट्राइक किया, ईयर ड्रम को। अब स्ट्राइक करने की वजह से ये जो ईयर ड्रम है, इसके अंदर क्या स्टार्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन ऑफ साउंड। तो जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो रियरफेक्शन एंड हमारे क्या होने वाले, कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन होने वाले, क्योंकि जो ईयर ड्रम है वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। अब इसी तरीके से जो साउंड है हमारी, ये जो छोटी छोटी 3 बोन्स है, ठीक है, इन 3 बोन्स के थ्रू ट्रैवल करेगी, और ये तीनों बोन्स, लास्ट वाली जो बोन है, ये जो वाइब्रेशन है ये किसको दे देगी, इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि इन साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर जाते हैं, और ब्रेन किसी भी पर्टिकुलर साउंड को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये थी हमारी ह्यूमन ईयर की वर्किंग। आपको सारे पार्ट पता होने चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन आता है, डायग्राम पूछा हो या ना पूछा, आपको बेसिक सा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम यहाँ पे जरूर बता के आना है, ठीक है। इस तरीके से मेन फंक्शन यहाँ पे किसका हुआ, कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर जो स्पेशल सेल्स हैं जो कि साउंड एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करें, साउंड वेव को किसके अंदर कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर वो कहाँ पे जा रही है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर जा रही है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी थ्योरी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तीनों बोन्स जो होती हैं ईयर के अंदर प्रेजेंट, वो हमारी सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं पूरी बॉडी की, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।